हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंड्रयूज़ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड्रयूज़ एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। हम लोग लिक्विफेक्शन ऑफ गैस यानी कि गैसों के द्रवीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। गैसों का द्रवीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि गैस अवस्था में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो गैस अवस्था में होते हैं। और लिक्विड अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, जिसके कारण वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। यानी कि अगर गैस को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नज़दीक लाना पड़ेगा। अब गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक ना। अब मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नज़दीक लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं? दो तरीके से ला सकते हैं। या तो उनका प्रेशर बहुत बढ़ा दीजिए। जब प्रेशर बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए, जब प्रेशर, ये मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जब इनका प्रेशर हम लोग, इस पर प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे यानी जो यहाँ पर जो पिस्टन है, पिस्टन पे हम लोग प्रेशर देंगे। प्रेशर जब देंगे तो ये क्या होगा? कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होंगे? देखो, बहुत क्लोज आ गए हैं। जबकि गैस अवस्था में, यहाँ पर देखिए, गैस अवस्था में मॉलिक्यूल्स क्या है? एक दूसरे के बहुत दूर हैं। जबकि उसको हमने प्रेशर दे करके, उसको प्रेशर बढ़ा करके उसको कंप्रेस किया तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। अब नज़दीक आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब दूसरा कारण ये है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए एक दूसरा फैक्टर भी है। वो कौन सा फैक्टर है? उसका टेम्परेचर कम किया जा सकता है। करेंगे जब टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल सभी एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। और जब क्लोज रहेंगे तो किस स्टेट में आ जाएंगे? वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, है ना। यही तो होता है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो नज़दीक लाने के लिए हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। या तो टेम्परेचर कम करके उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देंगे, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर जाएंगे ही नहीं। जब दूर जाएंगे नहीं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा? दूसरा ये देखा कि उसको प्रेशर बढ़ा करके हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग कारक हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि हमको दोनों फैक्टर एक साथ में करना पड़ता है। टेम्परेचर भी कम करना पड़ता है और प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, तभी किसी गैस को हम लोग लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी को लेकर के किसी गैस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसको किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को लेकर के एंड्रयूज़ ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। और एंड्रयूज़ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो CO2 गैस को लेकर के किया था। बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि एंड्रयूज़ ने अपना एक्सपेरिमेंट किस गैस पर किया था। तो किस गैस पर एंड्रयूज़ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? एंड्रयूज़ ने अपना एक्सपेरिमेंट CO2 गैस पर किया था। अब CO2 गैस को लेकर के इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक ग्राफ खींचा। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ खींचा, यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं बॉयल के नियम, है ना। बॉयल के नियम जानते हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। बॉयल का नियम क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को लेकर के एंड्रयूज़ ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा गया। और यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, यानी कि एक ग्राफ इन्होंने, ये देखिए, एक ग्राफ इन्होंने यहाँ पर खींचा। ये देखिए, एक ग्राफ ये है, ये वाला ग्राफ है। दूसरा ये ग्रीन लाइन दिख रही है, दूसरी ग्राफ। तीसरी ग्राफ ये दिख रहा है और चौथा ग्राफ ये दिख रहा है, ठीक ना। तो एंड्रयूज़ ने ये जो है, और सभी, इसके लिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, इसके लिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, इसके लिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और इसके लिए भी टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि इसको अलग टेम्परेचर पे किया, इसको अलग टेम्परेचर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी पॉइंट A से लेकर के पॉइंट D तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस प्रकार से जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक भी टेम्परेचर कांस्टेंट है।
और यहाँ इस प्रकार तीसरा ग्राफ है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और इस प्रकार से यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एंड्रयूज़ ने विभिन्न टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा और उन्होंने CO2 के बारे में स्टडी किया। इसी को बोलते हैं एंड्रयूज़ एक्सपेरिमेंट। तो एंड्रयूज़ ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग कर्व A, B, C और D के बारे में देखते हैं, ठीक ना। अगर A, B, C, D के बारे में देखिए तो A से लेकर के B तक क्या हो रहा है, A पॉइंट पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जैसे ही हम B की ओर बढ़ रहे हैं तो B की ओर बढ़ने पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक ना। वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। कहाँ से, A से अगर हम लोग B की तरफ आ रहे हैं तो A से B की तरफ आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, और B पॉइंट पे, अब B पॉइंट पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ से गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट, यानी कि CO2 गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और C तक वो गैस पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक ना। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है A से B तक, A से B तक वो गैस को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर गैस अवस्था में है CO2 के। और पॉइंट B से पॉइंट C तक जो CO2 गैस है वो लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। B से लेकर के C तक प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पर CO2 लिक्विड और वेपर, CO2 का लिक्विड और वेपर दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है ना। और C से लेकर के D तक जो कर्व है ये लिक्विड को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, लिक्विड को दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखिएगा क्या हो रहा है, प्रेशर हम लोग कितना भी बढ़ा रहे हैं, प्रेशर अब यहाँ पर देखिए प्रेशर खूब ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम में बहुत कम चेंजिंग हो रहा है। यानी कि जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो लिक्विड का आयतन हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो बहुत हल्का फुल्का चेंज आ जाएगा, लेकिन अब प्रेशर को कन्वर्ट, प्रेशर के द्वारा लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। जबकि B से C पॉइंट के बीच में प्रेशर कांस्टेंट है और उस अवस्था में इस B पॉइंट को हम लोग कहते हैं फेज ट्रांजिशन। यहाँ पर देखिए लिखा है बेगिंस फेज ट्रांजिशन। यहाँ पर फेज ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और पॉइंट C तक आते आते देखिए दिखाया गया है, पॉइंट C तक आते आते जो गैस है पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ देखिए एंड ऑफ फेज ट्रांजिशन पॉइंट है ये, यानी कि इसी पॉइंट पे देखिए क्या है, यहाँ गैस और लिक्विड, ये गैस और यहाँ लिक्विड, और इस तरह देखिए क्या है, यहाँ दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है लिक्विड और वाटर, और इधर पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं B पॉइंट से क्या हो रहा है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है और C तक जाते जाते गैस पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा सा, अब हम लोग दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, यानी कि एंड्रयूज़ ने अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया। कितना किया टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को 21 डिग्री सेल्सियस किया। तो उन्होंने क्या देखा इस ग्राफ में, देखिए इस ग्राफ में तो पहली चीज़ ध्यान देखिएगा कि पहले प्रेशर पहले वाले ग्राफ में इस पॉइंट पे था और दूसरे वाले पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है ना। प्रेशर को बढ़ाया गया, जब टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो प्रेशर को भी हमको किसी, अब देखिए इस पॉइंट पे जो पहले यानी कि कम टेम्परेचर पे 13 डिग्री सेल्सियस पे गैस लिक्विड होना स्टार्ट हो रहा था इस पॉइंट पे, तो प्रेशर कितना था, यहाँ पर प्रेशर ये वाले पॉइंट पे प्रेशर था। लेकिन जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, यानी कि टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस किया
तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना किस प्रेशर पे स्टार्ट हो रहा है? इस प्रेशर पे। यहाँ इस पॉइंट से गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो रही है। तो प्रेशर देखिए पहले से ज़्यादा है, यानी कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को हमको बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा? उनको ज़बरदस्ती एक दूसरे के नज़दीक लाना है। तो नज़दीक लाने के लिए हमको प्रेशर और बढ़ाना होगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर देखिए बढ़ जाता है ऑलरेडी। तो दूसरे पॉइंट में भी यही बात हो रही है। दूसरे टेम्परेचर पे 21.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी यही बात हो रही है। जब हम पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ नाम नहीं दिया गया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, डी यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ इसको हम लोग ई नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को ई और इस पॉइंट को एफ, इसको जी और इस पॉइंट को एच, ये नाम दे दीजिए, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग देखते हैं कि इस पर भी आगे की ओर यहाँ ऐसे मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट पे गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते आते गैस पूरी तरह से, यानी कि CO2 गैस पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है फेज इतना वाला, इसमें क्या होता है? गैस और लिक्विड दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यानी कि जितने गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही लिक्विड गैस में वापस कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना एक ही बात को, जब टेम्परेचर कम था तो प्रेशर भी हमको कम करना था। जब टेम्परेचर हाई हो गया तो हमको प्रेशर भी हाई करना, अधिक प्रेशर करेंगे तभी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग PV आइसोथर्म क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए A पॉइंट से लेकर के D पॉइंट तक टेम्परेचर कैसा है? एक समान है। इसी प्रकार से यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक टेम्परेचर एक समान है। इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, या कौन सा टेम्परेचर? 30.98 डिग्री सेल्सियस पे। ये वाला ग्राफ जो खींचा गया है, ये वाला ग्राफ कितने टेम्परेचर पे खींचा गया है? 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे खींचा गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये देखिएगा, अगर हम लोग अगले की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे खींचे गए ग्राफ की बात करते हैं। तो इस पॉइंट में हम देखते हैं कि इस ग्राफ में आप देखिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इस टेम्परेचर पर खींचा गया जो ग्राफ है, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है। एक पॉइंट ये ऐसा मिल रहा है कि जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और स्टार्ट भी यहीं पर हो रही है और एंड भी यहीं पर हो रही है। इसके पहले वाले ग्राफ में हमने क्या देखा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें देखिए 13 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ 13.1 पे यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आते आते पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक में वॉल्यूम देखिए बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। और यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए क्या वॉल्यूम बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। और यहाँ पर एक ही वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, और इसी वॉल्यूम पे ही, उतने वॉल्यूम पे ही इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत ही पूरी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर कोई ऐसी लाइन हमको नहीं मिल रही है कि जिसमें लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम फेज में हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो लाइन जो दिख रही है आपको, इसके इधर जितने जो हमने ये लाइन खींचा, इसके इस साइड में जितने हैं सारे, ये सभी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। और ये वाली लाइन जो देख रहे हैं, इसके इधर जितने हैं, इधर इस तरफ जितने हैं सारे, ये सभी किस में है? लिक्विड स्टेट में है, ठीक ना। और यहाँ जो बीच में हम लोग देख रहे हैं, ये बीच में इसमें जितने हैं ये सभी किस स्टेट में है? यहाँ पर वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट में है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर लेकिन इसमें अगर आप लोग देखेंगे इस ग्राफ में देखेंगे तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, ठीक है ना। यानी कि ये पूरे का पूरा लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है? पूरी की पूरी लाइन ये गैस को इंडिकेट कर रही है। किसको? गैस को। यानी कि इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं,
बात समझ रहे हैं ना, यानी ये किसका पालन करें। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ये किसके अकॉर्डिंग, ये देखिए ये बॉयल लॉस कहता है। लेकिन बाद में एंड्रूज ने पाया कि जो सभी गैसें हैं वो CO2 की ही तरह व्यवहार करती हैं, सभी रियल गैसें CO2 की तरह ही व्यवहार करती हैं, और इससे अधिक टेम्परेचर यानी क्रिटिकल, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैसें हैं वो गैसें भी किसकी तरह, जो रियल गैसें हैं वो भी आइडियल गैसों की तरह बिहेव करने लगती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 30.98 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम लोग कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो उसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, यानी इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैस का प्रेशर होता है उसी प्रेशर को हम लोग क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैस का जो वॉल्यूम होता है उसी वॉल्यूम को हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक ना। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यानी क्या होता है, यानी कि वह अधिकतम टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जाता, चाहे वहाँ पर प्रेशर कितना भी बढ़ाया जाए। यहाँ पर देख रहे हैं प्रेशर कितना बढ़ाया गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया गया, लेकिन कहीं भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ऐसे टेम्परेचर को जिसके ऊपर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जाता हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो आइए थोड़ी सी बातें हम लोग राइटिंग कर लेते हैं इस आइसोथर्म के बारे में। PV आइसो, इसको हम लोग बोलते हैं कैसा, PV आइसोथर्म ग्राफ। आइसोथर्म क्यों, क्योंकि जो भी ग्राफ खींचा गया है उसमें पूरा टेम्परेचर क्या किया गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना 13.1 डिग्री सेल्सियस। और उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट है, कितना है 21.5 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कितना है 30.98 डिग्री सेल्सियस। ये वाला लगभग जो है 48 पॉइंट समथिंग पे ग्राफ खींचा गया है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर यह ग्राफ खींचा गया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं ये सब के बारे में, इसके और इसके बारे में, तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक ना। तो पहले हम लोग लो टेम्परेचर पे जो ग्राफ खींचा गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट है, इसको आप लोग सभी लोग नोट्स कर लेंगे। एट लो टेम्परेचर यानी कि 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इसको हम लोग केल्विन में कभी कभी पूछ लेता है, तो केल्विन में देखेंगे तो 286.25 केल्विन टेम्परेचर है। इस पर क्या होगा, फॉर द कर्व ABCD, यानी कि हम लोग ABCD इस कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट है। जो एज द प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम A to B, A से B की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, यानी हमने आपको बताया है कि A से B की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। एट पॉइंट B द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज स्टार्ट, दिस पॉइंट B इज नोन एज फेज ट्रांजिशन पॉइंट, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक ना। From B to C pressure is constant and volume decreases rapidly। देखिए कहा जा रहा है प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीजेज रैपिडली, वॉल्यूम बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। कहाँ से, B से C तक, यहाँ B से C तक क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जबकि प्रेशर आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम देखिए इस तरफ आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फ्रॉम B to C लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, देख रहे हैं वेपर, किसका वेपर, CO2 गैस का वेपर और उसका जो लिक्विड है, दोनों क्या हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द स्टीप लाइन ऑफ C to D, स्टीप लाइन मतलब खड़ी लाइन, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर द स्टीप लाइन ऑफ C to D, यानी कि जो आप लोग देख रहे हैं खड़ी लाइन कहाँ से, C से D की तरफ, ये देखिए C से D जो है एक खड़ी लाइन है, इसको स्टीप लाइन कहा गया है, ठीक ना। द स्टीप लाइन ऑफ C to D indicates that the liquid can not be easily compressed, यहाँ से यहाँ तक
हम लोग गैस को देख रहे हैं ना, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यानी कि ये कह रहा है किसी भी गैस को, यानी इस कंडीशन में जब वो लिक्विड हो गया है तो लिक्विड को बहुत अधिक कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। द प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द लाइन BC इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, यानी कि ये वाला प्रेशर, जो ये प्रेशर है B to C तक जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ B से C तक जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड का जो है वेपर उसी का प्रेशर है, ठीक ना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हम लोग इसको बोलेंगे। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कर्व की बात करते हैं, यानी कि जो कर्व 21.5 डिग्री सेल्सियस पर खींचा गया है, यानी कि 294.65 केल्विन पर जो ग्राफ खींचा गया है उसकी बात हम लोग करेंगे, PV आइसोथर्म की बात करेंगे। व्हेन टेम्परेचर इज हाई दैट इज 21.15 डिग्री सेल्सियस, ये ओनली 5 है, ठीक है। चलिए, व्हेन टेम्परेचर इज हाई दैट इज 21.5 डिग्री सेल्सियस, CO2 गैस चेंजेस इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग मोर प्रेशर। मैंने आपको बताया था वहाँ पर क्या करने का, बाय इंक्रीजिंग मोर प्रेशर, यानी कि हमको प्रेशर और ज़्यादा करना पड़ेगा। 21.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम लोग ये ग्राफ खींच रहे हैं तो हमको प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी हम गैस को लिक्विफाइड कर पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने इसलिए बताया था कि जब प्रेशर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिस इज़ बिकॉज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक ना। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी की बढ़ जाएगी। इसलिए हमको अधिक टेम्परेचर पे अगर हम गैस को लिक्विफाइड करेंगे तो हमको प्रेशर अधिक करना पड़ेगा, ठीक ना। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे PV आइसोथर्म की, जो कि खींचा गया है 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी कि 304.13 केल्विन पर जो ग्राफ खींचा गया है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो पाते हैं कि देयर इज़ नो लिक्विड वेपर कर्व ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या है, कोई भी लिक्विड और वेपर का कर्व नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें इस ग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई भी ऐसा कर्व नहीं है जैसा कि आपको यहाँ पर लिक्विड और वेपर का कर्व मिला है, ऐसा यहाँ पर कहीं भी देखने को कुछ मिल नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो वही पॉइंट क्या है, देयर इज नो लिक्विड वेपर कर्व ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज वेपर सडनली, अचानक ही, है ना, तुरंत ही चेंजेस इनटू लिक्विड, यानी कि वेपर यानी कि गैस तुरंत ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अबव दिस टेम्परेचर नो लिक्विफिकेशन ऑफ CO2 गैस अकर। अब इससे अधिक टेम्परेचर पे, यानी कि 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पे CO2 गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जाता। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाउ ग्रेट द प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर कितना ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 गैस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 30.98 डिग्री सेल्सियस होता है। अगली पॉइंट में कहा गया है अबव दिस टेम्परेचर CO2 गैस इज बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। इससे अधिक टेम्परेचर पर CO2 गैस किसकी तरह बिहेव करने लगता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये था PV आइसोथर्म, ठीक ना। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इन सारे कर्व के बारे में बात कर लिया, इसके बारे में बात कर लिया, इसके बारे में बात कर लिया और इसके बारे में बात कर लिया। और ये क्या है, ये एक आइडियल गैस का कर्व है जो कि बॉयल्स के नियम के अकॉर्डिंग कार्य करता है, ठीक ना। एक जरा सा नोट इसमें लिखेंगे, देखिए नोट क्या है, सुपर क्रिटिकल। यहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की बात हो रही है, किसकी बात, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। व्हेन टेम्परेचर, इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हेन टेम्परेचर इज बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड।
इफ द प्रेशर इज हाई देन गैस फ्लो लाइक लिक्विड एंड कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में अगर प्रेशर बहुत अधिक हो रहा है तो गैस लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगे। जैसे लिक्विड फ्लो करते हैं वैसे ही गैस भी लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं। इसी गैस की इस कंडीशन को सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है ना। CO2 become super critical fluid at 31.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि CO2 गैस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा कब? 31.1 डिग्री सेल्सियस से 39.98 तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, और उसके ऊपर टेम्परेचर अगर इतना है तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि वो उसको लिक्विड की तरह फ्लो करता है, लेकिन उसमें लिक्विड का नेचर नहीं होता है, लेकिन लिक्विड की तरह फ्लो करता है। ऐसे गैस को हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, इस प्रकार के फ्लूइड्स का यूज़ क्या किया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस तरह से जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होते हैं उनका यूज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह किया जाता है। यानी कि CO2 यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर CO2 की बात कर रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, यानी कि सुपर क्रिटिकल CO2 फ्लूइड की बात हो रही है। क्या यूज़ किया जाता है इसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ क्या? इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट कैफीन फ्रॉम द कॉफ़ी बीन, यानी कॉफ़ी के बीज से कैफीन प्राप्त करने के लिए भी इस सुपर क्रिटिकल CO2 फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। ठीक ना। तो ये थी बातें एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के बारे में। आइए एक हेडिंग हम लोग और इसी में देख लेते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। किसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट? देखिए, एट क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात हो रही है। एट क्रिटिकल पॉइंट द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड एंड दैट ऑफ द वेपर बिकम्स इक्वल and the surface of the separation disappear, that is liquid and gaseous state becomes indistinguishable. This is called continuity of gas। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम पे जो डेंसिटी है लिक्विड की वो वेपर की डेंसिटी के बराबर हो जाती है, और इस अवस्था में गैस और लिक्विड का जो सेपरेशन बाउंड्री लाइन होता है वो पता नहीं लगता है कि कहाँ से गैस और लिक्विड दोनों ही एक दूसरे को, यानी कि हमको ये नहीं पता चलता है कि कहाँ तक गैस है और कहाँ तक लिक्विड है। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, कि नोट लिखेंगे यहाँ पे, लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्रिटिकल टेम्परेचर के। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका जितना ज़्यादा होगा लिक्विफिकेशन उसका उतना ही ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विफिकेशन किसका होता है? SO2 का होता है, यानी कि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है ना। फिर NH3 का, फिर H2S का, फिर CO2 का, N2 का, O2 का, H2 का, हीलियम का। यानी सबसे अधिक लिक्विफिकेशन किसका होगा? SO2 का होगा, और सबसे कम लिक्विफिकेशन किसका होगा? हीलियम को। हीलियम को लिक्विफाइड नहीं किया जाता है। ठीक ना। और क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका होता है? SO2 का होता है, और सबसे कम क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होता है? हीलियम का होता है। क्लियर? ओके, तो ये था एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। Thank you very much.